हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज कुछ अहम खबरों पर। आज़ाद कश्मीर में एक बार फिर सियासी बहरान पैदा हो गया। बानी पीटीआई के नामजद करदा वजीर आजम अनवारुल हक शदीद मुश्किल में आ गए। अदम एतमाद की तैयारी मुकम्मल। क्या पीटीआई वज़रा और अरकान पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे? पीपल्स पार्टी का कश्मीर में हुकूमत बनाने का बड़ा फैसला। नून लीग ऑपोजिशन में बैठेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी पार्टी की तरफ से वजीर आजम का ऐलान करेंगे। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान से भी अहम मुलाकात। तमाम सियासी सूरत हाल पर आज तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा पाक अफगान कशीदगी कम हुई या नहीं, कतर और तुर्की की मेजबानी में मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकल सकता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुतालबात पूरे ना करने पर अफगानिस्तान को जंग की धमकी दे दी। खित्ते में हसास तरीन दिफाई सूरत हाल पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और पंजाब मुसलसल फिजाई आलूदगी की जद में आ गया। लाहौर दुनिया भर में स्मॉग में पहले नंबर पर। फैसलाबाद, डीजी खान और मुल्तान भी स्मॉग की जद में। इस अहम इशू पर भी बात करेंगे आज के शो में। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं आज़ाद कश्मीर की तरफ कि आज़ाद कश्मीर में जो है वो इस वक्त क्या हो रहा है। क्या अदम एतमाद की तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हो गई हैं? हम बात करते हैं डिटेल में। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम नसरुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी वालेकुम सलाम। जी, क्या चल रहा है आज़ाद कश्मीर में? पिछले 4 सालों में 3 वजीर आजम रह चुके हैं, चौथे की तैयारी है। पीपल्स पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। क्या खबरें आपके पास, क्या हो रहा है? देखिए, मुझे लगता है ये है कि 27 अरकान उन्होंने अपने पूरे कर लिए हैं। इस लिहाज से अदम एतमाद की तहरीक जो है वो कामयाब हो जाएगी। इसके बाद पीपल्स पार्टी अपना वजीर आजम मुंतखब कर लेगी। अब पीपल्स पार्टी में 2 ग्रुप्स हैं, यानी 2 उम्मीदवार हैं। एक हैं चौधरी लतीफ अकबर साहब, एक अच्छा। चौधरी यासीन साहब। दोनों के माबैन मुकाबला है। लतीफ अकबर पुराने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं। बड़े अरसे से शुरू से वो पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्ता हैं। इसलिए लतीफ अकबर साहब को भी बड़ा फेवरेट उम्मीदवार करार दिया जा रहा है कि वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हो सकते हैं। चौधरी यासीन एक बड़ी भरपूर शख्सियत है, पार्टी के अंदर अपना एक खास मुकाम रखते हैं। इसलिए चौधरी यासीन साहब भी इस दौड़ के अंदर शामिल हैं कि वजारत उज़्मा जो है वो उनके पास आ जाए। क्योंकि इस वक्त जो देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो वाबस्ता ग्रुप था उसमें से माजिद खान साहब वगैरह, ये 5 अरकान, और बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के जो 5 अरकान हैं, ये इस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ हैं। और उनके पास ऑलरेडी 17 अरकान असम्बली की उन्हें हमायत हासिल थी, तो गोया 27 अरकान तो उनके पास आ गए। इस अच्छा। लिहाज से अगर PMLN जो है वो हुकूमत में शामिल ना भी हो तो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में तो आ गई है। और ये तो अलबत्ता वाज़ेह नजर आ रहा है कि चौधरी अनवारुल हक साहब जो खासतौर पर पिछले दिनों क्राइसिस आया, उस क्राइसिस के बाद ये तवक्को की जा रही थी कि चौधरी अनवारुल हक साहब को जो है वजारत उज़्मा से जाना पड़ेगा और नए कायदे ईवान का इंतखाब हो जाएगा। तो ये बताएं कि आपने क्योंकि वो क्राइसिस का जिक्र किया तो मैं उस पर पहले पूछ लूँ। क्राइसिस आए तो क्राइसिस में तो एक्शन कमेटी जो है वही एक्टिव नजर आई। लोगों ने उसी पे अपना एतमाद जो है वो जाहिर किया। जो भी उनकी डिमांड्स थी उन्हीं के थ्रू आई, वही मुज़ाकरात में शामिल थे। तो पार्टी इसमें तो अदम एतमाद ही नजर आया, चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे कोई और पार्टी हो। तो एक्शन कमेटी पे ही जो है वो ज्यादा लोगों का एतमाद जो है वो नजर आ रहा था। देखिए, बुनियादी तौर पर एक्शन कमेटी ने अवामी मसाइल उजागर किए। तो जिस तरीके से वहाँ पे लोगों की बिजली के बिलों का मसला हो, ताजरों के मसाइल हो, टैक्स की बात हो, इन तमाम रॉयल्टी की बात हो, तो इस पे जो है वो एक्शन कमेटी खासी अवामी तौर पे जो है वो पजीराई हासिल करने में कामयाब हुई। अलबत्ता कुछ मुतालबात ऐसे थे जो यकीनी बात है काबिल कबूल भी नहीं थे। और उस सिलसिले में जो है वो चौधरी अनवारुल हक साहब के ऊपर मलबा इसलिए आन गिरा कि एक्शन कमेटी के जो मुज़ाकरात हुए वो भी वफाक के साथ हुए। वहाँ की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने फिर उनको ये मौका मिल गया कि वो ये कह सकें कि वहाँ के वजीर आजम जो हैं वो अगर एक्टिव होते, उनकी अगर लोगों से बातचीत होती, अगर वो ज्यादा मिलनसार होते तो एक्शन कमेटी इस हद तक न जाती और ना ही इतने बड़े मुतालबात सामने आते। और इसके साथ फिर उनको एंगेज करना वो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी थी। हुकूमत वक्त ने जब उनको सही तरीके से एंगेज नहीं किया और फिर मामला वफाक तक चला गया, वफाक को देखना पड़ा, तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये मौका मिल गया कि वो उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ बात कर सकें। और उन्होंने कहा कि हुकूमत के बस में नहीं है कि आइंदा को मजीद जो जिसकी प्लानिंग की जा रही थी कि मार्च में या अप्रैल में दोबारा मुतालबात के लिए कुछ लोग जो है वो बाहर निकल सकते हैं। तो ये सोचा गया कि ठीक है, फिर पीपल्स पार्टी स्टीयरिंग सीट पे आए और पीपल्स पार्टी अवामी राब्ता मुहिम भी चलाए, लोगों के मसाइल भी सुने, लोगों को एंगेज भी करे, ताकि ये जो इस वक्त कश्मीर के अंदर
एक बेचैनी की कैफियत है जो हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद है, उससे जान छुड़ाई जा सके। सही जी। मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया और बड़ा कम्प्रिहेंसिवली आपने इसका बैकग्राउंड दिया जिसमें बहुत सारी नई चीज़ें भी हैं। बट जस्ट आई वाज वंडरिंग कि कश्मीर बीइंग वेरी सेंसिटिव प्लेस, तो ये हमारी ये एस्टेब्लिशमेंट या पिंडी वालों की तो इसमें हमेशा एक कंसेंट रहती है या उनकी से रहती है, उसकी नेचर इसी तरह की है उस पूरे खित्ते की। तो आप समझते हैं कि ये उनका भी इसमें उनमें उनकी ब्लेसिंग भी शामिल है, उनके बगैर तो पीपल्स पार्टी इतनी बड़ी मूव नहीं कर सकती थी। अब डू यू थिंक सो कि वो अगेन वो कहते हैं दे आर ऑन द सेम पेज कि इनको हटाना है और पीपल्स पार्टी का कोई वजीर आज़म वहाँ पे लाना है? लासा साहब अपनी बड़ी दुरुस्त निशानदेही की है कि कश्मीर बड़ा सेंसिटिव एरिया है। फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर जिस तरीके से हमारी इस्टेब्लिशमेंट के स्टेक्स इस लिहाज से भी हैं कि वहाँ के अवाम के मसाइल इतने ज़्यादा ना बढ़े कि हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद हो। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जो भी आती रही, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, अफवाज पाकिस्तान की तरफ से उन्हें मुकम्मल सपोर्ट भी मिलती रही और ये कोशिश की जाती रही कि वहाँ अवामी मसाइल को भी जो है तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। अनवार हक साहब मेरे ख्याल में ये एतमाद खो चुके हैं। अनवार हक साहब इस सारे मामले को अगर सही तरीके से टैकल कर लेते, इतना बड़ा रद्द-ए-अमल, अवामी रद्द-ए-अमल ना आने देते, लोगों को एंगेज करते, तो मेरा ख्याल में फिर शायद इस कदर हालात ख़राब भी ना होते। तो शायद ये जो सियासी जमातें हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट को भी बावर कराने में कामयाब हुई हैं कि वहाँ क़यादत की तब्दीली से, नई हुकूमत के क़याम से और नई हुकूमत एक ग्रैंड बेस्ड किस्म के अगर डायलॉग का आगाज़ करेगी, तो कश्मीरियों के मसाइल भी हल होंगे और उनके जो नाजायज़ मुतालबात अगर हो सकते हैं, तो उनको भी उस पे मुतमिन किया जा सकता है। लेकिन इत्मीनान दिलाना बहरहाल हुकूमत का काम है। लोग अगर एहतिजाज भी करें, लोग अच्छा अपने मलिक साहब, मुतालबात ये काम तो विद इन ये पार्टी भी हो सकता था। इसके लिए पीपल्स पार्टी को थपकी देने की क्यों ज़रूरत थी? अगर आप समझते थे कि अनवारुल हक साहब जो हैं शायद वो इफेक्टिवली चीज़ों को हैंडल नहीं कर सके, मैनेज नहीं कर सके, हालांकि वहाँ पे ये तस्वर है कि सारी चीज़ें इस्लामाबाद ही मैनेज करता है या पिंडी मैनेज करता है, जो आपको ही पता है सारा। वो कोई भी छोटा सा क्राइसिस है वो हमेशा इस्लामाबाद और पिंडी को देखते हैं कि आप आएंगे और आप बैठ के इन मसाइल को हल करेंगे। ये रिवायती तौर पर हमेशा हमने इस तरह देखा। शायद अनवारुल हक साहब भी इसी ही मेरा ख्याल मिथ का शिकार हुए हैं। चले मान लिया चीज़ें ठीक नहीं होती सामने, फेयर इनफ, जमहूरियत में आप ये बंदे आगे पीछे हो जाते हैं, तो वाई नॉट फ्रॉम PML नवाज, वाई पीपल्स पार्टी? एक्चुअली पीएमएल जो है नवाज ने जो शुरू में पहले वो हुकूमत के जो है अनवार साहब के हवाले से जो है उनका और रवैया था, फिर वो बदलता चला गया। अब PMLN भी चाहती थी कि वहां पे हुकूमत जो है वो तब्दील हो जाए और इस वक्त के जो हालात हैं, PMLN ने ये समझा कि ये पीपल्स पार्टी अगर इस सूरत हाल में सामने आती है तो PMLN आइंदा आने वाले इंतखाबात पे नजर रख के बैठी है। PMLN ये समझती है कि अवामी तौर पे उन्हें सपोर्ट अगर मिलेगी तो उसका सूरत हाल ये है कि इस वक्त वो इक़्तिदार में शामिल ना हो। इसीलिए जो बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी इस बात की कोशिश में है कि ये मलबा सारा पीपल्स पार्टी के ऊपर न डाला जाए, बल्कि PMLN को भी शरीक इक़्तिदार किया जाए। लेकिन PML चूंकि जो आइंदा आम इंतखाबात हैं उसके हवाले से अपनी सोच लेके बैठी है कि हम उसमें जो है हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे, तो इसलिए पीपल्स पार्टी को ये स्पेस मिलना फिर शुरू होगी कि वो आगे आ रहे हैं। दूसरा, पीपल्स पार्टी भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने रवाबत को बेहतर करने के लिए जो कोशिशें कर रही थी, उसमें ये कोशिश भी शामिल थी कि भाई हम वफाक की हुकूमत में शामिल नहीं है लेकिन हम सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए आज़ाद कश्मीर की अगर हुकूमत हमें बनाने का मौका मिले तो हमें सपोर्ट PMLN की तरफ से होनी चाहिए। और अब भी कोशिश है, अभी हतमी तौर पे इस वक्त तक तो ये तय नहीं हो पाया कि PMLN हुकूमत में शामिल होगी या नहीं होगी, लेकिन कोशिश की जा रही है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है, नए कायदे ईवान का इंतखाब हो जाता है, तो फिर PMLN को मजबूर करने की पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी कि वो काबीना में शामिल हो और हुकूमत का साथ दें। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा, ये बड़ा एक दिलचस्प सिनारियो है जो डेवलप हो रहा है वहाँ पर इन तमाम चीज़ों का, कि ये कश्मीर की पॉलिटिक्स को हम वहाँ पे क्यों नहीं रहने देते? अब ये फरियाल तालपुर साहबा जो हैं वो वहाँ मौजूद हैं, फिर वहाँ पे फिर बंदे तोड़े जा रहे हैं, PTI के वही फॉरवर्ड ब्लॉक, वही 90s की सियासत, 80s की सियासत, बंदे तोड़ो, हार्स ट्रेडिंग करो, मिला लो, फिर कर लो, और इन्हीं चीज़ों की वजह से पाकिस्तान का पॉलिटिकल ये सिस्टम, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम कभी भी स्ट्रांग नहीं। और ये बात सियासतदान फिर मजलूम बन के आ जाते हैं जब ये इन पे क्रैकडाउन शुरू होते हैं, हुकूमतें टूटती हैं, जेलों में जाते हैं, देखें जी हमें चलने नहीं देते, देखें जी हमें ये एस्टेब्लिशमेंट नहीं चलने देती, देखें जी हमें ये हमारी मर्जी से वोट नहीं होते, हमारी पार्टियां तोड़ देते हैं। तो अब तो एक दूसरे की पार्टियां खुद तोड़ रहे हैं।
तो ये कभी भी मतलब है कोई आप देखें कि सिंध से एक फरियाल तालपुर साहबा जाती हैं और वो KPK में सॉरी वो AJK में बैठ के हुकूमतें बदल देती हैं। इसी तरीके से हमने देखा बलूचिस्तान में, हमने देखा कि जरदारी साहब गए थे, वो अपने साथ उन्होंने उन्होंने वो बना ली थी, बाप पार्टी बना ली थी। तो ये दूसरे सूबों के लोग वो क्या फील करते हैं वंस कोई आउटसाइडर उससे जाते हैं और वहाँ पे उनके लोकल पॉलिटिक्स में वो ये टर्माइल या क्राइसिस पैदा करके अपनी मर्जी के बंदे ले आते हैं? ये पहली बात तो ये आपकी बात दुरुस्त है कि कश्मीर के अंदर जो सियासत है वो डिपेंडेंट रही है हमेशा से वफाक के तहत। वफाक में जो हुकूमत होती है या वफाक की जो सियासी जमातें होती हैं, उनकी कोशिश होती है कि वहाँ पे भी अपनी वो ग्रुपिंग और अपनी लॉबिंग करें और अपनी हुकूमत बनाएं। आपने देखा कि ये बात दुरुस्त है कि वफाक इस हद तक इंटरफेरेंस होती है कि इमरान खान साहब ने हुकूमत बनाई, उस वक्त उन्होंने क्यूम खान नियाजी को फौरी तौर पर वज़ीर आज़म मुंतखब कराया और उसके बाद जब उनके पर अदम एतमाद करवा के फिर जो है वो सरदार तनवीर इलियास को वज़ीर आज़म बनाया गया। और उसके बाद जब PTI में धड़ेबंदियां शुरू हुई और PTI 9 मई का वाकयात हुए, उसके बाद से PTI का पूरा ग्रुप हुकूमत में चला गया। यानी वो PTI में भी रहे लेकिन उन्होंने हुकूमत अपनी अलग से बना ली। यानी गोया उन्होंने इमरान खान साहब से अलहदगी इख्तियार कर ली लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी वो मौजूद रहे। तो कश्मीर की सियासत इस लिहाज से थोड़ी सी डिफरेंट सियासत है। वहाँ जिस तरह लेकिन मलिक साहब हम जाता है, देखते हैं पहले के जो माजी में हुआ है इससे थोड़ा मुख्तलिफ भी हो रहा है कि पहले कोई जब इस्लामाबाद में तब्दीली आती है तो फिर कश्मीर में तब्दीली आती है। यहाँ पे अगर PTI के प्राइम मिनिस्टर हैं तो PTI की हुकूमत आनी ज़रूरी है, नवाज शरीफ साहब हैं तो उनकी हुकूमत आनी ज़रूरी है। यहाँ पे अगर अगर आप पीपल्स पार्टी आ जाए तो वो ले आते हैं। ये पिछला ये ट्रेंड है, आप नोट करें, बहुत कम ही हुआ होगा कि वहाँ पे कोई डिफरेंट पार्टी की हुकूमत रही हो। तो ये ज़रूरी होता है कि इस्लामाबाद वाले बैठे हुए जो हों वो पूरे चारों सूबों में, उनकी पांचों में सूबों में हुकूमत हो, फिर भी वो चल सकेंगे, वो किसी और को बर्दाश्त नहीं। भुट्टो साहब के दौर में आपको याद होगा बलूचिस्तान की और अगर सरहद हुकूमतें तोड़ी गई थी, उनमें उन गवर्नर राज वगैरह लगाए थे, इसके बाद भी चीज़ें होती रही हैं। तो ये क्या कल्चर है ये कि इस्लामाबाद में जो बैठा है वो अपना अपना ही वज़ीर आज़म लाएगा पूरा या वज़ीर आला रहेगा, इसके बगैर वो समझते हुकूमत नहीं कर सकता? पहली बात तो मैं आपकी इस बात से भी इत्तेफाक करता हूँ कि हमारे यहाँ सियासी जमातें जमहूरी सियासी जमातें नहीं हैं। ये खुद जमहूरियत के लिए जो है वो हर वक्त राग अलापती रहती हैं लेकिन ये अपने अंदर जमहूरियत नहीं ला सकी। ये समझती हैं कि जहाँ इनकी पार्टी का फैसला हो, पार्टी की कायद का फैसला हो, बस सारी जमातें जो है उसके मैं सामने आपकी आमीन बात कहने। काटूं, मेरा सवाल मैं शायद उसका पूरा फ्रेम नहीं कर सका कि मेरे कहने का मतलब ये था यहाँ पे तो नवाज लीग की हुकूमत है, नवाज लीग की हुकूमत होते हुए वहाँ पे मतलब तरीके एतमाद आ रही है और उसको पीपल्स पार्टी ला रही है, पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने की कोशिश कर। दैट्स न्यू ट्रेंड कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नवाज लीग का बैठा है। जी इस वक्त वफाक के अंदर जो इत्तेहादी ग्रुप्स हैं उनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज जो है वो डिपेंडेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर और दोनों ने मिल के एक हुकूमत बनाई है जिसे एस्टेब्लिशमेंट की भरपूर हमायत हासिल है। दूसरी तरफ अपोजिशन की बड़ी जमात जो है वो इमरान खान साहब की है जो जेर एताब है। तो इसलिए इस वक्त जो है वो खास तौर पे कहीं किसी को जैसे बलूचिस्तान में एडजस्ट किया गया, अब ये भी कहा जा रहा है कि 2.5 साल बाद जो है वहाँ पे तब्दीली आएगी और शायद जाम कमाल जो है वो वज़ीर आला वहाँ पे जो है आ सकते हैं मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से। ये जो पावर शेयरिंग के फार्मूले मुख्तलिफ जगहों पे कुछ लेकिन वो तो मंजिलें मेरा आप ख्याल MPA भी नहीं है, जाम कमाल तो यहाँ पे वजीर है मेरा ख्याल है। हाउ कुड ही बी द चीफ मिनिस्टर ये कोशिश की जाएगी कि जाम कमाल साहब यहाँ से वहाँ चले जाएं, वहाँ से सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ें। ये इस किस्म की जो है वो अच्छा रन साहब, इससे पहले कि उन्होंने रबिया ने आपसे खैबर पख्तूनख्वा और यहाँ की सियासत और उन बिलावल और उन पर भी बात करनी है, जो मुलाकात हुई मौलाना साहब की, ये कहीं पे ये एफर्ट तो नहीं हो रही कि पीपल्स पार्टी ने दबाव बढ़ाया हुआ था पिछले दिनों से, कई मुलाकातें हो रही थी, पंजाब पे दबाव था, सेंटर पे था, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उन्होंने उनको कहा कि चलें इनका थोड़ा सा ये बंदोबस्त इधर कर देते, आज़ाद कश्मीर आपको दे देते हैं, वहाँ पे साइड पे रहें, फरियाल साहबा भी और पुराने जो लिंक्स हैं, तल्लुकात हैं, मार धाड़, कई कहानियाँ आई थी फरियाल साहबा की, सारे सुनते रहे थे, मैं क्या बात डिटेल दूँ। तो उन्होंने कहा जाएँ जी आप भी अपना ये हिस्सा बकदर जुस्सा ले लें। कुछ इस तरह का तो नहीं हुआ, लिहाजा PML नवाज कंपैरेटिवली साइलेंट बैठी हुई है, साइड पे बैठी हुई, इतनी एक्टिव हो नहीं सकता कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आपका बैठा हुआ और फील्ड मार्शल साहब के साथ भी दुनिया भर के अब दौरे किए हों और पीपल्स पार्टी के फरियाल तालपुर साहबा आएँ और तहसन चौधरी रियाज साहब आएँ और दो बैठ के पूरी हुकूमत बदल दें और शहबाज शरीफ साहब को किसी को पता ही नहीं है या ये बेबस हैं, ये बात अक्ल में आती नहीं है। तो आप समझते हैं कि ये जॉइंट एफर है, JV किया गया है सर, जॉइंट वेंचर है कि आप जाएँ, आपको हम उधर हिस्सा दे दें, कश्मीर में जाएँ, जो आपने माल पानी या चूंच गीली करनी उधर कर लें, आप जो पंजाब को स्पेयर करें तो मरियम साहब को बचाने के लिए। मेरे ख्याल में जॉइंट वेंचर है। पीपल्स पार्टी भी जो है वो उसकी तरफ से बयानात भले वो इतने खतरनाक नहीं थे
कि शायद कोई रास्ते जुदा होने की बात होती। लेकिन जॉइंट वेंचर अपनी जगह पे मौजूद है कि ठीक है भाई आपको कश्मीर मिल जाएगा। उसके अगेंस्ट पीपल्स पार्टी बहुत सारी चीजों में आने वाले दिनों में आपको तावन करती हुई नजर आएगी। और जो हम देख रहे हैं कि 27वीं तरमीम की बातें भी हो रही हैं, बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिस पे पीपल्स पार्टी जो है कभी कभी शिकवा या गिला शिकवा कर लेती है। तो मेरे ख्याल में जब उनको मजीद एंगेज कर लिया जाएगा तो आपको शिकवे भी कम होते नजर आएंगे। इसलिए PMLN जो है और दूसरा PMLN सोच के बैठी है कि ठीक है अभी कुछ अर्सा बाकी है, ये वहां पे इक़्तिदार ले लें, उसके बाद आज़ाद कश्मीर में इंतखाब होने हैं और इंतखाबात में वफाक में हुकूमत PMLN की होगी। मुझे लगता है कि उस वक्त वहां PMLN की हुकूमत कायम करने की कोशिश की जाएगी। तब तक पीपल्स पार्टी खामोश भी रहेगी, इंजॉय भी करेगी, पार्टनर भी होगी, इक़्तिदार की हिस्सा भी होगा और कई चीजों पे उनकी खामोशी भी आपको देखने को मिलेगी। जी नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ये बताएं नसरुल्लाह साहब, थोड़ा KP की तरफ भी चलते हैं। क्या वहाँ पे जो नज़र आ रहा है बहरान, एक मुलाकात से जो है वो शायद हल हो सकता है, लेकिन हो नहीं पा रही है ये मुलाकात। और फिर उसके बदले में हमने देखा कि जो नए CM हैं उन्होंने कहा कि मैं अपना मुकदमा जो है वो आवाम की अदालत में लेकर जाऊंगा, और फिर धुआंधार उनकी तकरीरें और बयानात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। क्या चल क्या रहा है और कहाँ जाके रुकेगा ये सिलसिला? देखिए, अगर ये देखा जाए कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को मिलने नहीं दिया जा रहा, तो मैं समझता हूँ कि उनकी जो शुरू में मुंतखब होने से पहले जो तकारीर थी या उनका लबो लहजा था और जिस तरीके से वो ललकार रहे थे, उनको मैं जो राना सनालो साहब ने कहा कि उनको जरा बावर कराया गया कि भाईजान आप इतनी ऊंची उड़ान न रखें। बाकी मैं समझता हूँ मुलाकात उनकी होनी चाहिए। PTI के पास इस किस्म के गिले शिकवे नहीं होने चाहिए कि जी कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस अगर मिलना चाहते हैं इमरान खान साहब से तो उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा। दूसरी तरफ उनको भी ये नहीं कहना चाहिए कि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होगी, काबीना की तश्कील नहीं होगी, हुकूमत का काम नहीं होगा। देखिए, हुकूमत की जिम्मेदारी उनकी अलग है, पार्टी के लिए उनकी जो कोई कोशिशें हो सकती हैं वो अलग हो सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो बड़ा मसला ये है कि वो अपने इन लीडर्स को जो बड़े अग्रेसिव किस्म के स्टाइल के साथ, पहले जुनैद अकबर साहब को लॉन्च किया गया पार्टी सदारत देके, अब वहां पे नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो इस कोशिश में है कि वो ऐसी तकारीर करें जिससे इमरान खान साहब खुश हो सकें। रास्ता निकालने के लिए उनको पॉलिटिकल फैसले करने पड़ेंगे। जितनी तकारीर करेंगे, जितना एग्रेसिवनेस दिखाएंगे, इतना ही मुश्किलात मेरे ख्याल में तो इमरान खान साहब की बढ़ा देंगे, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। तो यही बात है नसरुल्लाह साहब, आप भी ये समझते हैं कि मुश्किलात बढ़ेंगी इन तकरीरों से? तो ये हुकूमत को समझ नहीं आती कि ये चाहे जितनी भी धुआंधार तकरीर कर लें या जितने भी कोई हार्ड लाइनर जो है वो लॉन्च कर ले। इमरान खान जब अली अमीन आए थे तब उनके बारे में भी यही तासुर था, लेकिन फिर उन्होंने भी क्या ही कर लिया। और जो लास्ट उनका जो एहतजाज वो लेकर आए थे यहाँ पे, वो भी हमने देखा कि उसके बाद क्या हुआ। तो ये भी सुहेल आफरीदी ठीक है, यंग हैं, बयानात दे रहे हैं, CM बने हैं सूबे के, मुलाकात करा लें। मुलाकात में ऐसी क्या चीज हो जाएगी? क्या लग रहा है हुकूमत को? तो इसके कि इसमें आप देखिए अना का मसला है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब वो मुलाकात भी अगर करते हैं तो अब बताइए वहां मुलाकात में क्या चीजें वो बातचीत कर सकते हैं? अगर जो बातचीत होगी तो क्या वो मंजर आम पर नहीं आएगी? और वो अगर कोई पैगामात इमरान खान साहब देना चाहें तो वैसे भी उन तक पहुंचाए जा सकते हैं। मेरा ख्याल है इसमें अना के अलावा और कुछ नहीं है। सिर्फ वो ये चीज जो तकारीर करके सुहेल अफरीदी साहब ने एक माहौल बनाया था कि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव मुंतखब होते ही जाऊंगा और मैं जनाब धरना दे दूंगा जेल के बाहर और लश्कर लेकर चला जाऊंगा। मेरे ख्याल में उन्हें ये बावर कराया जा रहा है कि नहीं साहब, आपको बिहेव करना पड़ेगा, आप तरीके से आएंगे तो आपकी मुलाकात भी करा दी जाएगी, लेकिन आप ललकार कराएंगे तो आपकी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। मेरे ख्याल में दूसरा एक जुमला अगर मैं आपसे अर्ज कर दूं, लब्बाइक पर पाबंदी के बाद ये चीजें अब तय की जा रही हैं कि कोई भी रियासत के खिलाफ इस किस्म की अगर तकारीर करेगा हुकूमत के खिलाफ जिससे इंतशार पैदा होने का अंदेशा होगा, तो न सिर्फ उनके खिलाफ पीका एक्ट के तहत कार्रवाई होगी बल्कि उस सियासी जमात के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो मुझे लगता है ये रास्ता खुलता चला जा रहा है। अब एहतजाज किसी इंतशार की तरफ ले जाना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। अच्छा, ये जो बिलावल और मौलाना साहब की मुलाकात की खबरें सामने आ रही हैं सर, हाउ डू यू सी दैट के किस तनाजुर में हो सकती हैं? क्या खैबर पख्तूनख्वा में जो बातें आ रही हैं फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाए, जो खबरें मुख्तलिफ इधर उधर से गर्दिश करती रहें, हटा दिया जाए, गवर्नर राज लगा दें, लिहाजा इनको बिल्कुल टुथलेस कर दें, जो सपोर्ट इनको मिली हुई है वहाँ पर, जिसकी बुनियाद पर वो आते हैं, वो जल से जुलूस करते हैं, हंगामे करते हैं या यहाँ पे अपने मार्चेज लेकर आते हैं। इस मुलाकात को आप कहें से पहले PTI वालों ने धरना दिया हुआ था मौलाना साहब के घर पे। धरने से मुराद है हजूम इकट्ठा होता था, रोजाना ड्राई फ्रूट चाय पानी चल रहे होते थे, मौलाना साहब का बड़ा किचन का खर्चा उन्होंने बढ़ाया।
अब पीपल्स पार्टी की बारी लग गई, ये पहुंच गए ड्राई फ्रूट और चाय पानी। आजकल तो वैसे सर्दियों का मौसम है सर, तो ये अब मौलाना साहब के और इनके क्या इतना मतलब है वो होना शुरू हो गया है, क्या वो इस्तासमी जी को रेलेवेंट रखना चाहते हैं, और दूसरा मुस्लिम लीग नवाज से जो उनकी थोड़ी बहुत दूरियां हैं उसका एहसास भी दिलाना चाहते हैं। मौलाना समझते हैं कि वो पीपल्स पार्टी के साथ भी खड़े हैं, अगर मुस्लिम लीग नवाज जरा थोड़ा सा उनको दूरी पे देख रही है तो वो पीपल्स पार्टी के साथ मुलाकातें करके अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं। दूसरी तरफ मौलाना साहब की ख्वाहिश जरूर है, क्योंकि अली मीन गंडापुर साहब अब उनके हल्के से जा चुके हैं, वो पीटीआई को भी ये तासर दे रहे हैं जनाब, मैं देखें मैं भी यहाँ अपना वजूद रखता हूँ और पीटीआई को भी ये आप उनका एक जो है इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं सियासत में बड़ा प्लेयर आपके बाद मैं हूँ वहाँ पे। तो मेरे ख्याल में मौलाना फजल रहमान अभी ये आपने वैसे आपने बड़ी सख्त बात कह दी है, ये क्या है कि मौलाना साहब ये तस्वर दे रहे हैं कि आपके बाद मैं बड़ा प्लेयर हूँ, मतलब मैं सेकंड पोजीशन में। मौलाना साहब की ये बात कभी मौलाना साहब तो ये बात नहीं मान सकते हैं, डिजेस्ट करेंगे कि वो सेकंड है। वो तो ये हमेशा कहते हैं कि मैं नंबर 1 हूँ, मुझे हमेशा स्टैब्लिशमेंट या जो भी इदारे हैं मुझे धांधली करके हराते हैं। उनका तो ये पॉइंट ऑफ व्यू। स्टिल यू मतलब होल्ड दिस पोजीशन के नहीं कि आप कह रहे हैं कि मौलाना साहब समझते हैं सेकंड है और खान साहब की पार्टी नंबर 1 है। नहीं क्लास साहब, सच्ची बात तो ये है कि पीटीआई की गवर्नेंस के मसाइल अपनी जगह पे, पीटीआई की अंदरूनी इख्तलाफात अपनी जगह पे, पीटीआई ने जो एहतियाजी सियासत का वतीरा बना रखा है उस पर आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन आप ये कहें कि कोई वोट बैंक बड़ा मुतासर हो गया है पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा में, तो फिलहाल तो ऐसे हालात नजर नहीं आते। अच्छा लास्टली आप क्योंकि लाहौर में हैं और लाहौर में इस वक्त आज हमने भी बात करनी है, स्मॉग का मसला चल रहा है सर, क्या हालत है सर लाहौर की इस वक्त स्मॉग की? वो तो हम सुनने में आ रहे थे मरियम साहबा पिछले 1.5-2 साल से बड़ी उनकी तरफ से बयानात भी आ रहे थे हुकूमत की तरफ से, जी हम इस दफ़ा नहीं होने देंगे, स्टेप्स भी लिए जा रहे थे। पता चला लाहौर फिर भी आलूदगी में नंबर 1 पे पहुंचा हुआ है तकरीबन। सो व्हाट इज़ द पोजीशन सर? अब आप हमारे हाथ लग गए हैं तो आपसे लाहौर का भी हाल हवाल पूछ लें। देखिए मेरे ख्याल में ये जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं ये एक बड़ी थ्रेट है। अगर हम ये कहें कि ये सिर्फ इसमें जो है वो ह्यूमन एरर ज्यादा है और जिसकी वजह से ये फसलों का मसला है या आपके जो भट्टे हैं उसके खिलाफ तो बड़ा एक ग्रैंड ऑपरेशन किया हुकूमत ने, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी तरफ जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है उसका भी आगाज हम देखते हैं कि अभी सड़कों पर जो है उसको भी इस्तेमाल में लाया जा रहा है। चैलेंज बहुत बड़ा है, लंबी प्लानिंग दरकार है इसके लिए, और मैं समझता हूँ हुकूमत जो है वो दावेदार भी है कि हम इस पर बड़ा काम कर रहे हैं जिसके नताज बिलाखिर भारत नजर आएंगे। लेकिन अगर आप देखें इस पूरे रीजन के अंदर ये एक चैलेंज बहुत बड़ा है। अगर आप इसी लाहौर से बाहर निकलें, शेखुपुरा आप क्रॉस करें तो आपको स्मोक कम होती दिखाई देती है, हत्ता कि जब आप कलर कार के करीब पहुंचते हैं तो आपको बिल्कुल जो है वो ना होने के बराबर स्मोक होती है। तो मेरे ख्याल में ये जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं इस पे बड़ा फोकस करने की जरूरत है। हुकूमत कोशिश तो कर रही है लेकिन अब कितना ये नतीजा जल्द निकलता है ये डिपेंड करेगा कि इसके जो मौसमियाती असरात हैं उसको हुकूमत किस तरह साइंटिफिक बुनियादों पे देख के एक रिसर्च ओरिएंटेड अगर पॉलिसी बनाती है तो फिर ही हम इसे हैंडल कर पाएंगे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नसरुल्लाह मलिक साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे, डिटेल में बात कर रहे थे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, चाहे आज़ाद कश्मीर की सियासत हो या फिर केपी में जो है वो इस वक्त क्या चल रहा है उस हवाले से। एक ब्रेक ले लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद कुछ मजीद अहम खबरें हैं वो भी शामिल करेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, एक अहम इशू पर बात कर लेते हैं। पाक अफगानिस्तान का जो मुज़ाकरात का तीसरा दौर जो है वो जारी है इस्तांबुल में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों साइड के वफूद जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। अमन मुआहदे के हवाले से बात हो रही है लेकिन अभी तक किसी फाइनल चीज़ पर जो है वो हम नहीं पहुँच पाए हैं क्लासर साहब, और हमारा मौक़िफ़ अभी भी वही है जो भी सारी खबरें आ रही हैं कि उनकी सरजमीन जो है वो ना इस्तेमाल हो दहशतगर्दी के लिए, हम उस पर अभी भी बरकरार हैं। क्या लग रहा है आपको, किस तरफ जा रहे हैं ये मुज़ाकरात? मैं कोई डूम्सडे सिनेरियो को नहीं बताना चाह रहा, पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन जो हालात सर्कमस्टांसेस हैं मुझे नहीं लगता कि कोई पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है किसी कोई मसले पे ये पहुंच जाएंगे, कोई इस सलूशन निकाल लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का 2 बड़े मुतालबे हैं और दोनों मेरा ख्याल है वो जो है ना वो पूरे नहीं करेंगे। एक तो सबसे बड़ा मुतालबा इस वक्त जो नज़र आता है, जो मेन बड़ा है या होना चाहिए, मेरा ख्याल है अभी इन्होंने उठाया नहीं है, शायद कहीं से रिपोर्ट नहीं आ रही, आई होप कि इन्होंने मुज़ाकरात में ज़रूर उठाया होगा, वो है ड्यूरल लाइन का जो असल है। असल मसला ये जो आपके दरमियान जो लाइन कहें या बॉर्डर कहें, जिसको हम बॉर्डर मानते हैं, अफगान जो हैं वो बॉर्डर नहीं मानते, आज का मसला नहीं है, इट्स सिंस 47 ऑनवर्ड उसके बाद वो मसला चल रहा है। अफगानिस्तान ने शुरू में इस पर रजिस्ट किया था और वो मानने को तैयार नहीं थे, पाकिस्तान को वो तस्लीम करने को तैयार नहीं थे। मेन इशू वही है
वही जो है उसके बाद वहाँ से प्रैक्टिस भी शुरू हो गई थी, जिसका पाकिस्तान ने फिर रिस्पॉन्ड किया। भुट्टो साहब के दौर में हमने जवाबन अपनी प्रैक्टिस तैयार की कि जनाब अगर आप हमारे अंदर इस तरह का कोई हरकतें करेंगे तो हम भी करेंगे। सो प्रैक्टिस जो है मोस्टली वो 70s में शुरू हुई थी, वहाँ से उधर से अफगानों ने भी शुरू की जो वहाँ पे हुक्मरान थे। फिर हमारे जवाबी तौर पर नसीरुल्लाह बाबर साहब जो थे, ये इंटीरियर मिनिस्टर रहे उस वक्त, ये आर्मी में थे, तो इन्होंने ये सारी चीज़ें उस वक्त हिकमत यार वगैरह या अब्दुल या उसमें थे और स्टूडेंट लीडर जो पढ़ते थे यहाँ पे, उनको भी तैयार किया गया था इसी मकसद के लिए। सो इट्स एन ओल्ड इशू, ये आज का इशू नहीं है। अब इस मसले को महज TTP तक रखना ये छोटा इशू होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि टेररिज्म बहुत बड़ा इशू है और हमने बड़ा सफ़र किया है, लेकिन मेन जो बोन ऑफ कंटेंशन है ना वो आपका बॉर्डर है। अच्छा। उसी बॉर्डर को ही बुनियाद बना के अफगानिस्तान की तरफ से हमारे साथ हमेशा इश्यूज हो रहे हैं। वो तो क्लेम करते हैं अटक तक हमारी हुकूमत है, क्योंकि अंग्रेज जो हैं उन्होंने साथ ड्यूरेंट जो थे उन्होंने बनाई थी ये, क्योंकि जब वो उनकी फोर्सेस गई वहाँ पे शिकस्त हुई, मतलब अफगान या अंग्रेज़ों की जब वार्स हुई तो वो समझते हैं कि ये बॉर्डर था जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, लिहाजा हम इस बॉर्डर को नहीं मानते, हम तो अटक तक आना चाहते। सवाल यह जो बहुत सारे और लोगों ने भी उठाया है, भाई अगर आप तो कहते हैं हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता, हमारे अफगान भाई तो ये क्लेम करते हैं, तो फिर भी आप अंग्रेजों की बनाए हुए इस बॉर्डर पे कैसे आप राजी हो गए थे? आप अटक तक ले लेते उनसे ताकि मसला ही ना होता। आज बॉर्डर जो अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर जो अटक होना चाहिए था, आपने मतलब 93 बनता है ना, 47 कितने बनते हैं ये तकरीबन, आपने 4 ईयर क्यों वेट किया? जब पाकिस्तान बना आपने उस वक्त कहा कि नहीं जनाब कि हम तो इसको नहीं मानते। तो अंग्रेज तो था यहाँ मौजूद 47, उसके बाद भी रहा है ना, 54 ईयर्स रहा है, तो आप आके उसको क्रॉस करके अटक तो फतह कर लेते ताकि हमारे गले ये मसला ही ना पड़ता। और आप तो बहादुर कौम है, एंड वी रिस्पेक्ट योर ब्रेवरी एंड एवरीथिंग। तो आपने जब पाकिस्तान बना आपने कहा नहीं जी अब हम नहीं, अंग्रेजों के बॉर्डर को माने रखा है। वो अंग्रेजों का पूरा ट्राइबल एरिया भी ले लिया उन्होंने, पेशावर भी ले लिया उन्होंने, सारे के सारे ले लिए उन्होंने भी ले लिया। उनसे पहले रंजीत सिंह ने भी काबुल तक फतह कर लिया था। ये बहुत कम लोगों को हमारा हिस्ट्री में पता है। रंजीत सिंह जो है काबुल जो है ये लाहौर दरबार को भी ये करते, रिपोर्ट करते थे, ये पैसे भी देते थे काबुल वाले, मुल्तान वाले भी देते थे। वो तो खैर फतह कर लिया था 1818 में रंजीत सिंह ने। बहावलपुर के नवाब भी देते थे वो पैसे। रंजीत सिंह साहब जो हैं वो पैसे लेते थे सबसे। और फिर उनकी एलिजेंस भी होती थी कि मैं हुक्मरान हूँ। और पंजाब ने रूल किया हुआ है, काबुल तक किया हुआ है। जो कहते हैं ना कि पंजाब ने कभी नहीं किया, तो हमारे बहुत सारे भाई जो है नाराज हो जाते हैं। इसलिए ये पंजाब वर्सेस जो हमारे ये उनके पख्तून भाइयों की या ये अफगान भाइयों की है, वो मिथ उसने रंजीत सिंह ने तोड़ी हुई है, वो काबुल तक किया हुआ है वहाँ पे। खैर एनीवे दैट्स अनदर टॉपिक। एक तो ये इशू है। और बॉर्डर पे तो सॉरी मैं ऐड कर दूं, वो इतने सेंसिटिव हैं कि जब वो एलामिया आया कतर का तो आपने देखा कि उन्होंने जो है वो प्रेशर डाला और फिर वो बॉर्डर का लफ्ज उसमें से हटाना पड़ा, क्योंकि उनको जो है वो मसला था जो उन्होंने कहा हमारी बड़ी डिप्लोमेटिक वेन है कि हमने बॉर्डर का लफ्ज जो है वो अगर वो कर रहे हैं तो फिर आप ये लड़ते रहेंगे। और ये मुज़ाकरात के दरमियान आप ऐसे इश्यूज उठा रहे हैं। अगर ये इस वक्त वो नहीं करते, अगर हुकूमत पाकिस्तान बॉर्डर को नहीं तस्लीम करा सकती तो वक्ती तौर पर आप वो करें, फिर दोबारा मसला होगा। सो इस वक्त अगर आप इसमें तुर्की इन्वॉल्व है और इसमें कतर इन्वॉल्व है, तालिबान भी बातचीत को तैयार हैं, इसको वंस फॉर ऑल आप सेटल करें। आप फिर उसी आग को अब चिंगारी रख रहे हैं, फिर चिंगारी बरकरार है, फिर कोई फायदा नहीं है। नंबर 1, फिर आपको दोबारा वक्ती तौर पर हाल्ट हो जाएगा। अच्छा, फिर अब इसके बाद दूसरा मसला TTP का। एक तीसरा मसला भी है। मैं TTP पे आने से पहले मुझे लगता है कि अल्टीमेटली ये जंग ये रुकवाने का क्रेडिट जो है ना ये डोनाल्ड ट्रंप साहब लेंगे। उनका बनता भी है। मैं तो उन्होंने जंगें जिस तरह रुकवाई हैं, सो ये हो नहीं सकता कि 2 मुल्क हमसाये लड़ रहे हों और डोनाल्ड ट्रंप साहब को आप ये मौका ना दें कि वो सीज फायर करवाएं, ये मसला हल करवाएं और फिर वो बताया भी करें कि जनाब के मैंने जंग जो है रुकवाई हुई थी। सो लिहाजा मुझे तो लगता है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप साहब इसमें नहीं पढ़ेंगे, जो कि पढ़ेंगे, उन्होंने कहा भी है पिछले दिनों कि लगता है मुझे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की करवानी पड़ेगी। सो मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान के लिए मैसेज है कि भाई साहब ये काम मैं कराना है, ये वो कहते हैं मेरी एक्सपर्टीज है, ये मेरी स्किल्स हैं, आपकी नहीं है, आप लिहाजा सब्र करें, तो वेट करें। सो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी कहीं ना कहीं पे इसमें इन करना पड़ेगा और वो होंगे। और तीसरी जो लास्टली बात है कि तालिबान कभी नहीं रोक सकेंगे TTP को। अल्टीमेटली फिर एक और उनके पास ऑप्शन है। वो ऑप्शन ये है जो ये ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा है कि आप हैंडल नहीं कर सकते तो फिर हमें करने दें, फिर हम उनको एलिमिनेट करेंगे, हम अटैक करेंगे, एरियल करें, ड्रोन करें, मिसाइल करें, वटेवर जो हम करेंगे ऑप्शन है हमारे पास, वो है। अब तालिबान को क्या वहाँ पे मसला है जिस वजह से TTP को एक तो 2 ग्रुप्स हैं उनके, कंधारी ग्रुप अलहदा है और फिर काबुल में अलहदा है। काबुल वाले हुक्मरानों को कुछ और है, कंधार वाले बिल्कुल हट के हैं। सो वो आपस में भी उनके प्रॉब्लम चलते हैं कि एक ग्रुप चाहता है कि हमें पाकिस्तान के साथ इंटरेस्ट रखते हैं, दूसरा चाहता है नहीं जनाब कि हमें नहीं रखना चाहिए। फिर इंडिया भी दरमियान में एंटर हुआ है एक एज ए स्टेक होल्डर के तौर पर। सब मसाइल हैं। फिर चौथा उनको ये मसला है कि वो कहते हैं अगर हमने TTP के अगेंस्ट अगर कार्रवाइयाँ की तो ये यहाँ से उनको दाइश के साथ मिल जाएंगे। उस पर अमेरिकन भी थोड़े से डरते हैं कि दाइश के साथ अगर ये मिलते हैं तो ज़्यादा पावर में आ जाएगी।
सो इस मामले पे वो अमेरिकन भी ज़रा थोड़ा सा हाथ हौला रखते हैं तालिबान पे, वो सैंक्शंस जो कहें या बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक स्टेप्स जो हैं वो नहीं ले रहे बिकॉज ऑफ रीजन के दैश का है। अब पाकिस्तान फंस गया इसमें। अब ये मजबूरियां अगर वो तालिबान की समझे, क्योंकि टीटीपी को इसलिए कुछ नहीं कह सकते हमारी ज़मीन इस्तेमाल करेगा, दैश में शामिल हो जाएगी, दैट्स योर प्रॉब्लम। हमारा प्रॉब्लम जो है हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, हमारे जवान हो रहे हैं, हमारे लोग वो हो रहे हैं, हमारा वी डिडंट डिजर्व दिस। सो ये मसला मुझे फौरी तौर पर वक्ती तौर पर 10-15 दिन कोई हॉल्ट हो भी किया ना, दोबारा शुरू होगा, कोई ना कोई चीज़ें होंगी। इस तरह के सीज फायर पीस जो है ना बड़े फ्रेजाइल होते हैं, बड़े वल्नरेबल वीक होते हैं, ये इस तरह नहीं चल सकते होते। सो ये मसला आपका दोबारा जो है ना ये इग्नाइट होगा जब तक आप ये मेजर चीज़ें नहीं होंगी। लास्टली कि पाकिस्तान के लिए कितने बड़े सबक हैं इसमें। 40-50 साल तक आपने 80 के बाद 79 के बाद रशियन आर्मी के बाद आपने पूरी दुनिया को मुखालफत बना के पूरे पाकिस्तान को तबाह करवा के, मानेंगे तो नहीं वो कहते हैं हम जिहाद लड़ रहे होंगे, भी मान लेते हैं गर्म पानी तक आना। रूस ने जी गर्म पानी, ये बड़ी मिथ बनाई थी, उन्हें जी गर्म पानी तक जाना है और गर्म पानी बलूचिस्तान तक है या कराची तक जाना है, ये तो आएंगे, हम अपना दिफा कर रहे हैं। सवाल ये है कि ये रूस ये जो अभी देखें आज तक 79 के बाद अभी सिपैक बना है, हम पूरी दुनिया को कह रहे हैं चाइनीज आए हैं, तो उसने रशिया ने तो कभी नहीं कहा कि मुझे राहदारी दे दें, चले मतलब दुनिया के साथ मुआहदे हैं ना, राहदारी दे दें, कभी नहीं सुना। चाइना ने आया है, वो पता ये चला है कि हमें गर्म पानियों की कहानी सुनाते रहे रशियंस की, हमारे दानिशवर, हमारे डिफेंस एनालिस्ट, हमारे कॉलमनिगार, हमारे अखबार के बड़े बड़े जुगादरी के जनाब रशिया को चाहिए लिहाजा हम लड़ रहे हैं। रशिया नहीं आया, चाइना को चाहिए था, एंड दे केम लाइक डिप्लोमेटिक जैसे कंट्रीज होते हैं, फेयर एनफ कि आए हैं, उन्होंने बिल्ड किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया पीसफुल तरीके से, वी रिस्पेक्ट दैट, उन्होंने अच्छा काम किया, बगैर जंगे लड़े, कुछ तबाही बर्बादी की, हमारी भी तरक्की की, अपनी भी कर रहे हैं। इसी तरह दुनिया में ये मफादात होते हैं। तो चाइनीज को चाहिए था, हमने 40 साल हमने रशिया को बताया रखा है और पूरी कौम को लड़ाए रखा है, और फिर अब पूरी दुनिया तालिबान को हैंडल करने के लिए हमारी वो लेती थी, सपोर्ट लेती थी कि ये गॉड फादर हैं जी तालिबान के। बेनजीर भुट्टो साहब को कहा गया था वहाँ पे उधर जब वो गई थी उधर, उसमें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एड्रेस करने गए थे, 2007 की बात है, वाज लंदन इन दोज डे। वहाँ स्टूडेंट्स ने कहा थी तालिबान तो आपके दौर में बने थे, उसमें 96 में जनरल नसीरुद्दीन बाबर जो है उन्होंने इनको खड़ा किया था, तो उन्होंने फिर उस बेनजीर भुट्टो साहब ने लाइट मूड में कहा था उनको स्टूडेंट्स को जवाब देते। किसी स्टूडेंट ने पूछा था उनसे सवाल, कहा जो बड़ी आप लिबरल डेमोक्रेटिक बातें करती हैं, उस वक्त अब तालिबान बनाने वाले तो आप थे, आपकी हुकूमत में खड़े हुए थे, तो आप कुछ करते हैं। तो उन्होंने कहा था मुझे आप ना, जो मुझे अल्फाज उनके याद पड़ते, उन्होंने कहा था मुझे आप उसमें लेडी गॉड फादर का ऑफ तालिबान का लकब ना दे दीजिएगा। लाइट मूड में उन्होंने कहा कि हमने खड़े किए हैं, तो खैर उन्होंने अपनी मजबूरियां जो भी थी बचाई। तो आज हम मतलब कतर और तुर्की के जरिए हम उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, इससे ज्यादा वो कहते हैं, मैं अब इस पर क्या बात कहूँ कि कोई लेसन्स हैं कि नहीं है आपके लिए, और नहीं हमने सीखने सूखने नहीं है, फिर मौका मिलेगा फिर अडॉप्ट कर लेंगे और हमें बताया जाएगा नहीं मुल्क के मफादात में चीजें। बट आई होप हमारी जो अब की दफा एस्टेब्लिशमेंट है, दे मीन बिजनेस, पंजाब में भी उन्होंने जैसे लबैक को उन्होंने वो किया है, यहाँ पे इन्होंने आके चीजें ठीक करने की जो हमारी करेक्शंस हैं जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी हमारी सोसाइटी को, जो वो कर रही हैं, जो हमारे इल्स थे, गलत पॉलिसीज थी, आई होप के इस दफा इफ्स एंड बट्स और उस पे नहीं आ जाएगा, इन मसाइल को यस क्लैरिटी और कमिटमेंट और थोड़ी सी पावर के साथ इनको हल किया जाए। होपफुली ये तीसरा दौर जो है वो अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात का जारी है, होपफुली इसका कोई बेहतर हल जो है वो निकला जा सके। आज के लिए इतना ही नाज़रीन, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।